प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी का जिक्र हमने किया था। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर जो लोग जानते हैं वो आसानी से किसी को अपने पास नहीं पटकने देते, और वो मुख्यमंत्री थे, आप गुजरात आए और आप उनके घर में जाके रहने लगे। इतने सगे कैसे हो गए? घर उनका है और किसी को रखना नहीं रखने का निर्णय उनका है। उन्होंने उस समय भरोसा किया, साथ में रखा, काम करने का साथ में अवसर दिया, और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, क्षमता से जो मैं कर सकता था उनके लिए करने का प्रयास किया। क्या किया आपने उनके लिए? जो कुछ भी कर सकते थे, जो हमारी क्षमता है, जिस चीज में भी उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैंने अपनी क्षमता जो भी भगवान ने दी है वो पूरी ईमानदारी से वो काम करने का प्रयास किया। देखिए, आपकी पूरी बैकग्राउंड में देखता हूं कि आप बड़े स्वभाव से चंचल हैं, एक जगह ज़्यादा टिक के नहीं रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन वहां आपका इतना मन लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा चुनाव में भी आप उनके साथ काम कर रहे थे। नहीं, मैं चंचल तो नहीं हूँ, ऐसा आपको लगता है। मैं अपने लाइफ को 10 साल के नज़रिए से देखता हूँ। पहले 10 साल मैं यूनाइटेड नेशंस में था, फिर 10 साल मैंने वो काम किया जिसको कि आप राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह बता रहे हैं। कई बार ये चीज़ें आप डिजाइन करते हैं और कई बार चीज़ें नियति जैसे है वैसे होती है, जो ऊपर वाले ने तय किया वैसे कर रहे हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अब कोई, मैं जब यहाँ आया था तो ये तय करके तो आया नहीं था कि मैं मोदी जी के साथ काम करूँगा, फिर कहीं चला जाऊँगा, फिर नीतीश जी के साथ चला जाऊँगा। कई बार आप फ्लो में चलते हैं, और ये तो जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो आपको लगता है कि 10 साल में ऐसी चीज़ हो गई। मुझे ऐसा कोई ज्ञान, कोई समझ विशेष ऐसी नहीं रही है कि मैं प्लान कर लूँ कि अच्छा इतने दिन मोदी जी के साथ रहूँगा, उसके बाद नीतीश जी के साथ चला जाऊंगा। ये कैसे आप प्लान कर सकते हैं? जब आप मोदी जी के साथ थे तब आपको ये तो नहीं पता कि नीतीश जी चुनाव हार जाएंगे, हारने के बाद मांझी जी को बना देंगे, फिर वो मेरे से मिलने आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, ये इतने वेरिएबल्स हैं कि आप प्लान नहीं कर सकते हैं। आई वेंट विद द फ्लो। जो ऊपर वाले ने तय किया था, जो काम मिला उसको ईमानदारी से काम करने का प्रयास, उसको करने का प्रयास किया, और ऊपर वाले की कृपा है कि भाई सफलता भी कुछ मिल गई। देखिए, तो सब जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो आप उनकी कोर टीम में शामिल थे। लेकिन उसके बाद का जो आगे का सफर है, वो मेरी और उनके बीच की जो बात थी, वो किसी वजह से मान लो आगे की नहीं बनी, तो मेरी उनसे कोई एक्रिमनी नहीं रही। जिस दिन ये नतीजा आया 16 मई 2014 को, जब चुनाव जीते, तो कहाँ थे आप? गुजरात में थे। गुजरात में थे, मोदी जी के साथ थे। हाँ, ये बताइए ना दूसरी वाली बात। नहीं, आप भाई रजत जी, आप तो जानते हो मैं उससे पहले से भी उनके साथ रहा हूं, और मैं फिर वही कह रहा हूं। उसके आप दोनों ने इकट्ठे बैठकर के चुनाव के नतीजे देखे थे? नहीं, इकट्ठे बैठकर नहीं देखा था, लेकिन वहां थे, साथ में थे। जब चुनाव के नतीजे इकट्ठे बैठ के तो मैं किसी के साथ चुनाव रिजल्ट नहीं देखता हूँ। चुनाव रिजल्ट तो मैं बिल्कुल अकेले ही बैठ के देखता हूँ। मैं ममता जी के साथ भी बैठ के चुनाव नहीं मैंने देखा, नीतीश जी के साथ भी, उनके साथ घर में भी हैं तो भी अलग अलग ही देखते हैं। चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो फॉर ऑल व्हाट पीपल क्लेम, वो पूरी जो हार्ट बीट है ना आपकी, वो जब आप लोग टिकर चलाते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से, चाहे जितने बड़े लीडर जो भी क्लेम कर ले, वो सबका मुंह सूखा रहता है साहब। एक बार जब वो नंबर बदलता है ना, 2 सीट किसका बढ़ा किसका घटा, तो एवरी टाइम द हार्ट कम्स टू द माउथ, नो मैटर हाउ कन्विंस्ड यू आर, व्हाट यू आर क्लेमिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लॉट एट स्टेक। तो कोई साथ में बैठ के मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं तो अकेले ही देखता हूँ। लेकिन उस समय आपको अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी की इतनी भारी जीत होगी? जी, हम लोग के जो इंटरनल सर्वे थे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ भारी जीत, लेकिन जो फाइनल नंबर्स दिए गए थे इंटरनल टीम्स में, वो 240 से 262 का रेंज दिया गया था। आई थिंक वी केम लिटिल बेटर देन दैट, लेकिन ये इंटरनल रिपोर्ट राज्यवार 240 से 262 का दिया गया था। लेकिन उस पूरी रणनीति में आपका रोल क्या था, ये नहीं आप बता रहे। मेरा रोल सेंट्रल कैंपेन्स जो मोदी जी के चलाए जाने थे या जो सोचे जाने गए थे, जो उस समय पूरे 8-9 महीने आपने कैंपेन देखे, वो डिजिटल हो, फिजिकल हो, यहाँ से स्टार्टिंग विथ मंथन, जिसमें 2,500-3 हज़ार कॉलेजेस में कंपटीशन करा के एक ऐसा यहाँ प्रोग्राम कराया गया था जिसकी चर्चा नहीं होती है, यहाँ त्यागराज स्टेडियम में, जिसमें मोदी जी 7 घंटे तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, जिसमें बच्चों में कंपटीशन हुआ था कि क्या क्या आइडिया हो सकता है। उसके बाद जो जिसकी चर्चा आप रोज़ आप लोग करते हैं, चाय पे चर्चा का, ये जो स्टैचू बना हुआ है अभी सरदार पटेल का, इसके लिए 4 लाख गाँवों से सामान इकट्ठा करना, पूरी जो सोशल मीडिया है, इसके बाद 3D हॉलोग्राम है, कई तरह के जो कैंपेन किए गए थे, मोदी जी की पूरी शेड्यूलिंग, व्हाट सरप्राइज्ड पीपल कि मोदी जी कैसे 4 मीटिंग डेली करते हैं और शाम में गुजरात पहुंच जाते हैं, हर शाम को वहाँ से वो 3D करते थे। तो उसकी जो पूरी जो लॉजिस्टिकल प्लानिंग थी, इट वाज डन टू द परफेक्शन कि भाई हेलीकॉप्टर जब वहाँ रुकेगा
जहाँ सभा करने जाएंगे तो कितने देर पंखा चल के रुकेगा और कितने मिनट लगेंगे मोदी जी को वहाँ स्टेज पर पहुँचने में, और कितने आदमी बोलेंगे। जो एक डिसिप्लिन आपने पहली बार देखा होगा 2014 कैंपेन में, दैट सरप्राइज्ड पीपल कि भी इतनी एफिशिएंसी लाई जा सकती है एक लीडर के टाइम मैनेजमेंट में। ये सब सारी चीज़ें पीछे से की और गई। क्या भाषण देंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे, वो सारे चीज़, जैसे वो इनपुट, भाई भाषण तो खुद ही बड़े ओरेटर हैं, खुद बोलने में काबिल हैं, मतलब कह सकते हैं, बहुत इनपुट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोकल इनपुट है, कई बार जनता को ये लगा कि अरे यार, ये तो मेरे क्षेत्र के विषय में मोदी जी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उतनी रिसर्च गई। लेकिन देखिए, आप रिसर्च कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, अल्टीमेटली इट्स अप टू द लीडर, वो उस चीज़ को कैसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर आप रिप्रोड्यूस करने में बलिया का बोल दोगे बनारस में, बनारस का बोल दोगे बलिया में, तो उल्टा भी पड़ जाएगा। तो वो क्रेडिट तो उन्हीं को है, हम लोगों ने जो पीछे से सपोर्ट सिस्टम था उसको करने के। देखिए, उस समय नरेंद्र मोदी की जो मीडिया में इमेज थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और मीडिया में बहुत लोग उनके खिलाफ थे। कोई उन्हें मौत का सौदागर, कोई उन्हें कातिल, तरह तरह के नाम उन्हें दिए जाते थे। वो काउंटर करना भी बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा। देखिए, मैं अब तो मीडिया में जब देखता हूँ, ऐसा लगता है हर आदमी, एवरीवन इज फॉलोइंग ओवर ईच अदर, कि मेरे से बड़ा मोदी का फैन कोई नहीं है। मुझे याद है कि 2012 में मोदी जी के इंटरव्यू के 2 इंटरव्यू हुए थे। एक रॉयटर्स से कराया गया था और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल से कराया गया था। 2 बड़े इंटरव्यू, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश का जो सो कॉल्ड बड़ा मीडिया है, नोबडी वांटेड टू कम एंड डू ए फुल इंटरव्यू कि भैया क्या होगा, कैसे करेंगे, ये तो इंडिया इज नॉट गुजरात। और उस समय, अभी लोग, हर आदमी ज्ञानी बनता है कि अरे हमें तो पता था मोदी जी की हवा है, आपको मालूम है। लोग ये कहते थे कि इफ मोदी बिकम्स द फेस, दैट इज द श्योर रेसिपी फॉर UPA 3, बिकॉज मोदी जैसे ही फेस बनेंगे सारा देश पोलराइज हो जाएगा, सारे एलाइज छोड़ के भग जाएंगे, इंडिया गुजरात नहीं है, सब ये नहीं हो सकता। जब जीतने के बाद सब लोग कहते रहे हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही था मोदी का वेव है, ये लोग क्या बताएंगे। और ऐसा सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं होता है, हर इलेक्शन के बाद चीज़ों को विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट यू अपीयर टू बी मोर स्मार्टर। हर आदमी कहता है हमें तो मालूम ही था दीदी जीत रही हैं। आपको मालूम था, सिर्फ चुनाव रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम हुआ, उससे पहले जानकारी नहीं थी। उससे पहले तो आप भाजपा को जिता रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो उसके बाद लोग ज्ञान देने लगते हैं। तो ठीक है, अब उनकी श्रद्धा। जब चुनाव जीत गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो आप डायरेक्ट एंट्री चाहते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में? नहीं, देखिए, ये इस बात को लेकर कई जगह चर्चा हुई है, और उस पर मैं, प्राइम मिनिस्टर तो क्लैरिफाई करेंगे नहीं, इतने बड़े आदमी हैं, और हम लोग भी उसको अवॉइड ही करते हैं। ये जो बातें हैं कि अमित शाह से झगड़ा हो गया या अमित शाह ने रोक ली मई अप्रैल, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव से पहले एक ये तय किया गया था कि जिस तरह इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, इलेक्शनरिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया जाएगा, जो कि एक पैरेलल सिस्टम होगा, ऐसा ही सिस्टम चुनाव जीतने के बाद गवर्नेंस के लिए भी बनाया जाएगा। और इट वाज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड रिसर्च, मतलब दुनिया के सब बड़े देशों के, सक्सेसफुल देशों के मॉडल को अध्ययन करने के बाद ये मॉडल बनाया गया था। और एक लैटरल एंट्री की व्यवस्था बनाने को लेकर दोनों एक साथ मोदी जी के साथ बैठ के सहमति हुई थी। उसके बाद ही वो CAG के नाम से पार्टी के कैंपेन के लिए बनाया गया व्यवस्था। और नाम भी, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, नाम भी तय किया गया था कि जब सरकार बन जाएगी, वो जीत कर आएंगे, तो ये व्यवस्था कैसे और किस नाम से बनाई जाएगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2-3 महीने तक उसके निटी ग्रिटी पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन मुझे थोड़ी उस समय, मैं गलती मेरी है आप कह सकते हैं, मुझे ये लग रहा था कि भाई आप इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हैं। उनका ये कहना था कि भाई अभी मतलब सरकार बनी है, और ऑब्वियसली जब आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं आपको 1000 और समस्या है, प्रशांत किशोर और लेटरल एंट्री व्यवस्था। और जिन लोगों से उस समय उन्होंने सलाह लिया होगा, मुझे ये सेंस आया, उनका ये कहना था कि इट इज़ टू डिसरप्टिव ए मूव, अभी हम इतना बड़ा लेटरल एंट्री शुरू कर देंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट हो जाएगी, ये वो। तो वो थोड़ा और टाइम चाहते थे। और मेरा ये कहना था कि सर, जब पार्टी में कैंपेन के लिए ये व्यवस्था बना रहे थे, उस समय भी तो पार्टी के एस्टेब्लिश लीडर इसके विरोध में थे, फिर भी आपने वो बनाया। तो फिर जब आप सरकार में आ गए हैं तो पार्टी में, सरकार में तो कभी सहमति नहीं होगी। तो फिर हम लोगों ने म्यूचुअली तय किया कि मैं अपना अलग प्रयास करूंगा। और नवंबर 2014 में मैंने फॉर्मली उनसे बात करके कि मैं जाकर बिहार में नीतीश जी के साथ काम करना चाहता हूं और वो मदद करना चाहता हूं। तो अब आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ी ज्यादा बेसब्री दिखा दी, थोड़ा इंतजार कर लेते? नहीं, बेसब्री, मैं जीवन में चीज़ों को रिग्रेट नहीं करता हूं। मैं बाद में जब उनसे कई साल बाद फिर मिला, लंबी मेरी चर्चा हुई, तो उस समय इस बात को हम दोनों ने स्वीकार किया कि मेरी जल्दी थी, और उनको ऐसा लगा कि भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, उन्होंने ये बात कही भी, आई मस्ट कन्फेस दिस, उन्होंने ये बात कही कि ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते थे,
लेकिन वो उस समय हो नहीं पाया, तो बात खत्म हो गई। हर आदमी की अपनी डेस्टिनी है और अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, मेरी भी ज़िंदगी उसके हिसाब से चली रही अब है। फिर कभी मोदी जी के साथ काम करने का प्लान है? नहीं साहब, अब क्या ज़रूरत है, अब तो प्राइम मिनिस्टर है उनका, तो अब हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, और उसके बाद जब कभी भी मिले हैं तो फिर आगे साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा रास्ता अब अलग है। मैंने अपना रास्ता बिहार को चुन लिया है, मैं अब जाके बिहार में ही रहता हूँ। अब आज की परिस्थितियों पर कुछ बात करते हैं। जनता में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? इंडिया अलायंस बीजेपी को परेशान कर पाएगी क्या? और 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? आपका क्या असेसमेंट है इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री तो वो बनेगा जिसको आप सब मिलकर वोट देंगे, हम सब मिलकर वोट देंगे। लेकिन मेरा अभी तक का आकलन, मैं इस तरह के प्रेडिक्शंस नहीं करता हूं कि किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन मेरा अभी तक का आकलन है कि एनडीए बीजेपी लेड अलायंस हैज ए मैसिव एडवांटेज ओवर एनी ऑपोजिशन पार्टी और ऑपोजिशन फॉर्मेशन। लेकिन राजनीति में 2 महीना बहुत लंबा समय होता है, कह नहीं सकते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा। लेकिन आज अगर इलेक्शंस होंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी को या एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी 37-38% वोट लेके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगर बाकी सारे इकट्ठे हो जाएं 62%, तो जरूर मोदी को हराया जा सकता है। नहीं, ये तो थियोरेटिकल मॉडल है, क्योंकि 37% वोट लेकर इसलिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि देश में वो व्यवस्था है, यहाँ हम लोग के यहाँ कोई फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है। और दूसरी बात है कि 37% कोई दूसरा तो लेकर नहीं आ रहा है, राहुल गांधी तो 18% वोट पे है, तो अगर वो भी 37 लाएंगे तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये कहना कि जो 62% है वो सब तैयार बैठा है, वो मोदी के विरोध में हो सकता है, भाजपा से उसकी सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन वो सब राहुल जी के लिए सहमत हो या कांग्रेस के लिए सहमत हो, ये तो जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए बिहार में मैंने एक अध्ययन कराया अभी, वहाँ 55% लोगों ने कहा कि बिहार में एक नए दल की जरूरत है, भाजपा आरजेडी जदयू से अलग। लेकिन मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ कि बस 55% लोग प्रशांत किशोर को या जनसुराज को वोट देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे ओर से वो गलती होगी। लोग ये जरूर 62% लोग मोदी जी को वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 62% लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, ये भी तो सच्चाई नहीं है। कांग्रेस को तो सिर्फ 18% लोग ही वोट करना। बहुत सारे लोग कांग्रेस में ये पब्लिकली कहते हैं कि ये मोदी जी ऐसे नहीं जीतते, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते हैं। देखिए, मैं उन विषयों पर कमेंट नहीं करता हूं जिसमें मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, क्योंकि वो गॉसिप है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईवीएम में जो टेक्निकल बातें को अगर हटा भी दें तो ऑपरेशनली इतने बड़े स्तर पर 10 लाख बूथ हैं देश में, उसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, इतने सारे ऑफिसर्स, इतने लोग, इतनी बड़ी व्यवस्था, इसको आप कंसिस्टेंटली मैनिपुलेट कर दें और वो बात बाहर ना निकले, इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी बात कि अभी तक ऐसा तो है नहीं कि सर्वे में हम लोग पा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को 40% वोट आ रहा है और रिजल्ट अगर 20% आ जाए तो एक बार को फिर भी सोचा जा सकता है। लेकिन जब जो नॉर्मल साइंटिफिक सर्वेज हैं, मतलब वो सही है गलत है वो छोड़ दें, लेकिन डायरेक्शनली वो कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी बढ़त है या इंडिया की बहुत बड़ी बढ़त है। और ये आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सर्वेज पुट टुगेदर, अगर उसका आप एवरेज भी ले लें तो पिछले 10 वर्ष के सर्वे से बिल्कुल उलट नतीजे कहीं नहीं आए हैं। तो बल्कि अगर आए हैं उल्टे तो बीजेपी के खिलाफ ही गए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। और अगर है भी, मान लो कि एक बार को कि है, तो भी आपके पास विकल्प क्या है? आपको हल्ला, आप तो उस पर भी आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हो, आप उस पर भी तो आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हो। सिर्फ मीडिया में आके बयानबाजी करते रहने से, यदा कदा बोलने से तो होगा नहीं।